Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, your coach for entry test preparation. Now we are going to talk about the tips to score 100% marks in entry test chemistry. हमने एंट्री टेस्ट केमिस्ट्री में 100% नंबर कैसे लेने हैं इस पे बात करने वाले हैं. टिप नंबर 1, स्टडी द प्रोवाइडेड सिलेबस केयरफुली एंड ट्राई टू ब्रेक इट आउट द रिक्वायर्ड कंटेंट इन योर टेक्स्ट बुक. एंट्री टेस्ट समटाइम्स आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं और उस सिलेबस में से ही आपका पेपर बनना होता है. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एंटायर टेक्स्ट बुक ही आपका सिलेबस होता है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कंसर्न्ड अथॉरिटी ने कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है तो आपको ये चाहिए कि उस सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और उसको ध्यान से स्टडी करें. और स्टडी करते हुए आप अपनी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट एरियाज को ब्रैकेट आउट कर लें कि सिलेबस के मुताबिक ये वाला कंटेंट एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेजर एरियाज ऑफ फोकस. अब सिलेबस में मैनी टाइम्स उन्होंने लर्निंग आउटकम्स भी दिए होते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी वांट यू टू लर्न दीज थिंग्स. सो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. और समटाइम्स कुछ सिलेबस में उन्होंने TOS दिया होता है, दैट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जिसकी मदद से ये बताया होता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से इतने क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. सो ओवरऑल टेंडेंसी मैंने ये देखी है कि अगर किसी यूनिट से क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा होता है तो अमूमन उन यूनिट्स में से जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी ज़्यादा होता है. तो यहाँ से आपको उसका भी अंदाज़ा होता है. सो बहरहाल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटी या टेस्टिंग अथॉरिटी है, अगर उन्होंने आपके लिए कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, उसका प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट को स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक पे एरियाज को ब्रैकेट आउट करना और ख़ास तौर पे ये देखना कि सिलेबस में उन्होंने किन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज किया है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. हाँ, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ कोई सिलेबस स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब नहीं करती. उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स आपकी जो टेक्स्ट बुक है वही आपका सिलेबस बन जाती है. इट टेक्स अस टू टिप नंबर 2, यूज़ टेक्स्ट बुक एंड topgrade.pk ओनली. देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका न्यूक्लियस है वो आपकी टेक्स्ट बुक है, राइट. और हर वो चीज़ आपके एग्जाम के लिए अहम है वो टेक्स्ट बुक के अंदर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट. एंड हर वो चीज़ भी अहम हो सकती है जो टेक्स्ट बुक को समझने में मदद देती है. ऐसा कोई भी कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई लेक्चर, एनी मटेरियल, एनी बुक, एनीथिंग जो कि आपको टेक्स्ट बुक से दूर लेके जाती है, आप समझ जाएं कि वो एग्जाम से आपको अवे लेके जा रही है, वो मिसडायरेक्टेड प्रिपरेशन आपकी करवाने जा रही है. सो टेक्स्ट बुक इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द प्रिपरेशन. अब बड़ी दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा किस्म के स्टडी रिसोर्सेज को ऑप्ट कर लेते हैं और रिजल्टेंटली क्या होता है, वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. लाइक मेरी अपनी एक फाइंडिंग ये है कि वो बच्चे जो कि बेतहाशा मेहनत करते हैं एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए, लाइक मेहनती स्टूडेंट्स के फेलियर का जो नंबर 1 कॉज है वो स्कैटर्ड प्रेपरेशन है. वो क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट के लिए वो एकेडमी के नोट्स और बुक्स और क्लास के लेक्चर नोट्स और कई सारी एकेडमीज़ के टेस्ट और उसके बाद फिर कई MCAT बुक्स और फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, बहुत कुछ ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं कि उस सब को फिर वो इकट्ठा प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपकी एफर्ट्स लिमिटेड हैं और सिलेबस बेतहाशा है. तो थोड़े से टाइम में सब कुछ कवर करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता. सो वो बच्चे बजाय कि एक्चुअली स्टडी पे फोकस करें, उनका टाइम बेतहाशा टाइम वर्क गर्दानी में जाता है. वो एक रिजोर्स से दूसरे रिजोर्स तक जंप करते रहते हैं और एक्चुअल जो करने वाला काम है तैयारी, वो उसको नहीं करते, राइट. सो इसीलिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपने जो अपने स्टडी रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत ही सेंसिबली एंड वाइजली चूज़ करना है. और अगर आप मेरे से पूछें, मैं ये कहूँगा आपको बस अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए. नंबर 1 आपकी अपनी टेक्स्ट बुक एंड नंबर 2 टॉप ग्रेड ऐप. क्योंकि टॉप ग्रेड ऐप में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है. लाइक आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको रिवीजन के लिए मटेरियल चाहिए, आपको पास क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक वाइज पास क्वेश्चंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए बेतहाशा क्वेश्चंस चाहिए. सो ये सब कुछ ही आपको टॉप ग्रेड ऐप पे मिल जाएगा.
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप सारी की सारी अकेडमीज़ के रिसोर्सेज को और इवन ऑनलाइन अकेडमीज़ के रिसोर्सेज को कंबाइन कर लें। अकेले टॉप ग्रेड ऐप के अंदर इतना कंटेंट है कि उस सारे कंटेंट पे भारी है। बस सिर्फ ये है कि हमने उस सारे के सारे कंटेंट को बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में ऑर्गेनाइज कर दिया। तो जहाँ पे आपने इतने सारे स्कैटर्ड रिसोर्सेज के थ्रू जो काम कवर करना है, हम उससे हाफ या उससे भी लेस टाइम के अंदर हम आपसे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो सेम कंटेंट कवर करवा देंगे। राइट, सो हमारे और सबसे बड़ी बात ये है टॉप ग्रेड ऐप की, या जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हम फोकस करते हैं आपके एग्जाम के ऊपर। राइट, हमारा जो फोकस है हमारी ऐप का पूरा लेजर बीम की तरह आपके एग्जाम के ऊपर है। लाइक से हम मैंने आपको जैसे अभी ये बताया है कि टेक्स्ट बुक आपकी प्रिपरेशन का न्यूक्लियस है। सो टॉप ग्रेड के जो लेक्चर्स हैं वो भी टेक्स्ट बुक के गिर्द घूमते हैं, और उसके बाद लेक्चर्स के बाद फिर हमारे जो रिवीजन नोट्स हैं, और इवन उसके बाद हमारे पास्ट पेपर्स के टेस्ट हैं या क्वेश्चन बैंक के टेस्ट हैं, हर चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक के गिर्द घूमती है। सो आपने अपनी टेक्स्ट बुक ही को प्रिपेयर करना है। सो मेरी ये वाली एडवाइस ले लें कि अपनी टेक्स्ट बुक और टॉप ग्रेड ऐप, बस इन दो चीज़ों से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, दैट्स मोर देन इनफ। इस सारे के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए फिर मे भी आप किसी और रिसोर्स को प्रिपेयर करने का सोचें, लेकिन आई एम 99% श्योर कि ये इतना काम है कि आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं किसी और रिसोर्स को ऑप्ट करने का और उसको स्टडी करने का। ऑलराइट, सो इट टेक्स मी टू टिप नंबर 3, प्रिपेयर टॉपिक्स रादर देन चैप्टर्स। अब बच्चे एक बहुत बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो चैप्टर बाय चैप्टर अपनी बुक को प्रिपेयर करते हैं, और मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने टॉपिक बाय टॉपिक अपनी बुक को या अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। देखिए, जब आप एक टाइम पे एक चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं, एक चैप्टर के अंदर में भी 15 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक को लेके उसको जस्टिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अब जस्ट इमेजिन करें ना कि आप एक चैप्टर पूरे का लेक्चर सुनते हैं, फिर उस पूरे चैप्टर की रिवीजन करते हैं, फिर आप उस पूरे चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट दे देते हैं। तो एक बहुत अहम तरीन कंसर्न ये था तैयारी करते हुए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आपकी ये वाली अप्रोच तो डेवलप नहीं हुई। एक ही टाइम पे आप 10 टॉपिक्स पे या 15 टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप इससे फाइन ट्यून्ड तैयारी नहीं कर सकते। ये बड़ी आपकी ग्रॉस सी या क्रूड सी प्रिपरेशन होती है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करना है, सुपर रिफाइन करना है, तो आप अपने माइंडसेट को चेंज करें। आपने चैप्टर बाय चैप्टर नहीं बल्कि टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। सो टॉप ग्रेड ऐप की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करवाते हैं। आपको सिर्फ एक ही टॉपिक का आपको पहले लेक्चर देते हैं, फिर उसी टॉपिक की रिवीजन स्लाइड्स के थ्रू रिवीजन करवाते हैं, फिर उसी टॉपिक के पास पेपर्स का या पास क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अब जस्ट इमेजिन करें ना कि एक टॉपिक है, उसके लास्ट 10 ईयर्स के पास क्वेश्चंस का इकट्ठा मैंने आपसे टेस्ट ले लिया। अब आपको क्लियरली पता है कि यार यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस अंदाज से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहा है पास्ट में। सो तकरीबन पास क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चंस आपको ऑनवर्ड्स भी आ जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर। राइट, सो इससे आपकी एग्जैक्ट अप्रोच बन पाती है। अगर फर्ज करें कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर के पास क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट ले भी लेता, तो एक टॉपिक को लेके आपकी बड़ी रिफाइंड अप्रोच नहीं बननी थी। इसी तरीके से हर टॉपिक के आपको हमारी ऐप के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक जो अदर देन द पास्ट क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो इस तरह से एक एक टॉपिक को आप करके परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक टॉपिक आपका परफेक्शन तक कब पहुंचता है, एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न, जब आप उस टॉपिक की टेक्स्ट बुक को थॉरली और कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर लेते हैं, और उसकी फास्ट रिवीजन का कोई ना कोई मेथड डिवाइस कर लेते हैं, उसमें से पास क्वेश्चंस और ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस की इवन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब ये 5 काम आप कर लेते हैं अपनी किसी भी टॉपिक को लेके, तो फिर आप कह सकते हैं कि यस, ये वाला टॉपिक मेरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है। राइट, सो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आपने आज के बाद चैप्टर्स की तैयारी नहीं करनी बल्कि टॉपिक्स की तैयारी करनी है। टॉपिक बाय टॉपिक अपनी बुक को लेके जाएं, एंड यू मस्ट एनेबल फास्ट रिवीजन व्हाइल स्टडीइंग ईच टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। देखें कि एक दिन ऐसा आएगा जब बेतहाशा कंटेंट आपने इकट्ठा कवर करना है। सो जब तक आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए या टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए सब्सिक्वेंट रिवीजन्स के लिए ट्रैक नहीं छोड़ेंगे या ये मैनेज नहीं करेंगे या ये सोचेंगे नहीं कि मैंने आइंदा इसको कैसे रिवाइज करना है, ऑफ कोर्स आप अच्छे से उसको नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट, अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे लास्ट डेज में जाके, और मल्टीपल रिवीजन्स एग्जाम में अच्छा स्कोर लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हुआ करती है। बल्कि इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है कि अगर एक टॉपिक आज आपने फर्स्ट करेंगे 60 मिनट्स में स्टडी किया है ना, तो सेकंड टाइम जब आप उसको रिवाइज करेंगे आपके 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए।
और थर्ड टाइम 15 मिनट और उसके बाद फिर 7.5 मिनट। सो एवरी टाइम जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे तो प्रीवियस रिवीजन की निस्बत आधा टाइम लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेपरेटरी मेथड है वो अप टू द मार्क नहीं है, आप ट्रूली अपनी फास्ट रिवीजन को एनेबल नहीं कर रहे हैं। सो आई होप कि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो टॉपिक को पढ़ते हुए फास्ट रिवीजन को एनेबल करने का क्या मतलब है। और टॉप ग्रेड ऐप में खास तौर पे फास्ट रिवीजन को कवर करने के लिए वी हैव गिवन द प्लेएबल स्लाइड्स। सो प्लेएबल स्लाइड्स ऑफ टॉप ग्रेड ऐप विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि एवरी टाइम आपने आधे टाइम में रिवीजन करनी है, तो इंशाल्लाह अगर आप प्लेएबल स्लाइड्स के थ्रू जाएंगे तो इसके थ्रू अगर रिवीजन की अपनी हैबिट बना लेंगे, इससे ये वाला ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिकली मीट हो जाएगा। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 4। एलोकेट टाइम टू टॉपिक्स नॉट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ बट देयर इंपॉर्टेंस फॉर द एग्जाम। अब बच्चे आम तौर पे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो टॉपिक ज़्यादा लेंथी है उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जो टॉपिक शॉर्ट है उसको कम टाइम देते हैं। ये एक गलत तरीकाकार है। आपने टॉपिक्स को टाइम देना है एग्जाम के लिए उनकी इम्पोर्टेंस को व्यू में रखते हुए। लाइक योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। जो ज़्यादा अहम एरियाज हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उन्हें ज़्यादा टाइम देना है। और ये जनरली ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपका 2/3 पेपर आपके 1/3 सिलेबस में से आता है। अब उस 1/3 सिलेबस को आइडेंटिफाई करना अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि यार ये टॉपिक्स खास तौर पे एग्जाम फोकस में लेता है, या ये वाले चैप्टर्स, इन चैप्टर्स में ये वाले टॉपिक्स एग्जाम खास तौर पे फोकस में लेता है, उनको प्रायोरिटाइज करके प्रिपेयर करना ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है टू स्कोर गुड ऑन योर एग्जाम। So prioritize your topics according to the importance as well as according to the difficulty. So एक तो मैंने बता दिया कि importance के हिसाब से उनको prioritize करें। सेकंड जो प्रायोरिटाइजेशन है टॉपिक्स की, वो अपने डिफिकल्टी के हिसाब से भी करनी है। ठीक है, कि लाइक आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक्स को आप समझ लेंगे, आपने हर टॉपिक को ना दो तरह से प्रायोरिटाइज करना है। एक उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, मे बी इंपॉर्टेंस के लिहाज से एक गिवन टॉपिक उसकी इंपॉर्टेंस हाई है या मीडियम है या लो है, राइट। इसी तरीके से फिर डिफ़िकल्टी के हिसाब से आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि उनकी डिफ़िकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफ़िकल्टी हाई है या मीडियम है या लो है, राइट। सो इम्पोर्टेंस के लिहाज से प्रायोरिटाइज करना ये आपको अलाउ करेगा कि आपने पहले उन चीज़ों को कवर करना है जहाँ से ज़्यादा पेपर आना है। और डिफ़िकल्टी के लिहाज से मैं प्रायोरिटाइज इसलिए करने का कह रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को टाइम कैप कर पाएंगे। अब जस्ट इमेजिन करें कि एक वेरी डिफिकल्ट या हाईली डिफिकल्ट टॉपिक है या जिसका डिफिकल्टी लेवल हाई है, लेकिन उसकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस लो है। अब आपको खुद ही पता होगा कि यार मैंने इस टॉपिक को 15 मिनट से ज़्यादा टाइम या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि ठीक है डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, राइट। सो ये मेरी ओवरऑल टिप है कि हर टॉपिक को आप इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी और दोनों के लिए हाई, मीडियम और लो, इन तीनों कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर लें। अब आपने करना क्या है, प्रैक्टिकल काम मैं आपको देता हूँ या एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये काम आप कर लें अभी, राइट। ये काम क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में जाके आपने ये देखना है कि किन चैप्टर्स पे एग्जाम का फोकस ज़्यादा है और किन पे मीडियम फोकस है, किन पे रिलेटिवली कम फोकस है। सो हर चैप्टर को आप तीनों में से कोई एक इंपॉर्टेंस मेंशन कर दें हर चैप्टर के नाम के साथ कि उसकी इंपॉर्टेंस हाई है, मीडियम है या लो है। और फिर हर चैप्टर में आप हर टॉपिक के थ्रू जाएं और हर टॉपिक के साथ आप मेंशन करें कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है, मीडियम है या लो है। ऐसा करने का एक तरीकाकार ये भी है कि आप हाई को नंबर में भी 1 दे दें और मीडियम को नंबर 2 दे दें और लो को नंबर 3 दे दें। हर टॉपिक के साथ आप 1, 2 या 3 लिख दें, कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस। सो अहम 3 टॉपिक्स के साथ आप 1 लिख देंगे, मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स के साथ आप 2 लिख देंगे और लो इंपॉर्टेंस वाले के साथ आप 3 लिख देंगे। सो इस तरह से आपने पूरी बुक के थ्रू जाना है। लाइक पूरी बुक के जो टॉपिक्स हैं, अब इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपने उनको सेग्रीगेट कर लिया, उनको 1, 2 और 3 का टाइटल दे दिया। अब आपने सेकंड राउंड लगाना है। सेकंड राउंड आपने लगाना है डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, देखिए आपकी बुक में 3 तरह के एरियाज हैं। एक वो है जो आपने पढ़े हैं और आपको आते भी हैं, एक वो है जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको आते नहीं है अभी, और एक वो एरियाज भी हैं जो आपने ना पढ़े हैं और ना ही आपको आते हैं। समझ लें कि अब वो एरियाज जो कि आपको आते हैं वो आपके लिए इजी हैं, जो आपने पढ़े हैं लेकिन अभी उनको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उनका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। और फिर जो ना आपने पढ़े हैं और ना आपको आते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल हाई है, राइट। सो अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरी बुक के थ्रू आप दोबारा जाएं
और आप हर टॉपिक को आप लेबल करें। अगर उसका डिफिकल्टी लेवल, फॉर एग्जांपल अगर उसका डिफिकल्टी लेवल हाई है उसके साथ आप ए मेंशन कर दें, अगर मीडियम है तो बी, और अगर उसका डिफिकल्टी लेवल लो है तो सी मेंशन कर दें। सो इस तरह से हमने क्या किया, अभी तक हमने हर टॉपिक को अल्टीमेटली एक डिजिट और एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया। जो डिजिट असाइन किया 1 2 या 3 ये उसकी इंपॉर्टेंस का डिजिट है, और जो अल्फ़ाबेट हमने हर टॉपिक को असाइन किया ये उसकी डिफिकल्टी का अल्फ़ाबेट है, राइट। सो अब इसके अकॉर्डिंगली अब देखिए कि आपके बुक के अंदर ओवरऑल आपके 9 किस्म के टॉपिक्स बन जाएंगे। अब ये इस टेबल की मदद से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आप देखें कि लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में ऑफ कोर्स ये मैंने मेंशन किया हुआ कि ये टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन टूल है। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में ये देखिए डिफिकल्टी मेंशन्ड है, जैसे हाई, मीडियम और लो डिफिकल्टी वाले टॉपिक्स हैं, और जो टॉप रो है इसके अंदर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन्ड है हाई, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं। अब देख सकते हैं कि हाई इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स को हमने 1 लेबल किया, मीडियम वालों को 2 और लो वालों को हमने 3 लेबल किया। हाई डिफिकल्टी वाले टॉपिक्स को हमने ए लेबल किया, मीडियम डिफिकल्टी वालों को बी लेबल किया, और लो डिफिकल्टी वालों को हमने सी लेबल किया। अब हर टॉपिक के नतीजे में देखें कि हर टॉपिक को अल्टीमेटली इनके कॉम्बिनेशन से उसकी इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी खुद ब खुद निकल आएगी। लाइक आप जैसे देख सकते हैं कि ये 1A है। 1A का मतलब है कि इसकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस हाई है और डिफिकल्टी भी आपके लिए हाई है। सो सबसे ज़्यादा मार आपको यहाँ से पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको इसको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, से जैसे 1B का क्या मतलब है कि इसकी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है, लेकिन डिफिकल्टी इसकी मीडियम है, मीन थोड़ी सी आप एफर्ट करेंगे ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो पहले आपने 1A को कवर करना है, फिर 1B को कवर करना है, और उसके बाद फिर नंबर 3 पे आपने 1C को कवर करना है। 1C का क्या मतलब है कि इनकी इंपॉर्टेंस हाई है, डिफिकल्टी इनकी लो है, मतलब आपको ऑलरेडी आते हैं, बस यहाँ से मे भी थोड़ी सी अपने एफर्ट और करनी है एंड इट्स गॉन, राइट। सो इस तरह से देखें आपने हाई इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स को पहले कवर करते चले जाना है। इसी तरीके से फिर आपने 2A 2B 2C और 3A 3B 3C इस सीक्वेंस को लेके जाना है। तो ये मैं एनिमेशन की मदद से आपको बता भी रहा हूँ। जैसे देखें 1A 1B देन 1C 2A 2B 2C, फिर लास्ट में आपने कवर करना है 3A 3B और 3C टॉपिक्स को। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट वन थिंग कि मेनली हम टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो आपने उनकी अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अहम तरीन, फिर मीडियम इंपॉर्टेंस वाले, फिर लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। जो मैंने डिफिकल्टी का टैग साथ लगवाया है या डिफिकल्टी का अल्फाबेट लगवाया है, वो उसका सिर्फ एक क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है कि आपने उस टॉपिक को टाइम कितना देना है, ठीक है। सो अगर टॉपिक की डिफिकल्टी भी हाई है, इंपॉर्टेंस भी हाई है, तो आपने उसको टाइम मैक्सिमम टाइम दे देना है। अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई है और उसकी इंपॉर्टेंस लो है, अब आप उसको टाइम कैप कर दें, पहले से डिसाइड कर लें बस यार ये 20 मिनट या 30 मिनट में जितना हो गया दैट्स इट, उसके अलावा मैंने इस पर एफर्ट करनी ही नहीं है, राइट। सो ये इस तरीके से आप राइट वे में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आगे लेके जा पाएंगे अपनी तैयारी को। अदरवाइज होता ये है बच्चे किसी लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक को पकड़ लेते हैं और उसके साथ घंटों गुजार देते हैं, और उसकी कॉस्ट उनको ये बियर करनी पड़ती है कि बहुत सारे उसी चैप्टर के अंदर दूसरे अहम टॉपिक्स या इवन दूसरे चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, राइट। सो वो जो अहम तरीन है जहाँ से ज़्यादा पेपर आना था वो तैयार नहीं किए, और जो कम फोकस वाले एरियाज हैं उनको पकड़ के प्रिपेयर कर दिया, राइट। सो ये वाला जो टूल है, ये टेबल आपको इस प्रॉब्लम से बचाएगा। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 5। अब टिप नंबर 5 क्या है? अटेम्प्ट पास क्वेश्चंस फ्रॉम टॉप ग्रेड ऐप बिफोर प्रिपेयरिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक। खास तौर पे अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एफएससी के दौरान आपने अपने सारे सिलेबस को पढ़ा हुआ है, मे बी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं, मे बी आप कहें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हैं, इसलिए आप टेक्स्ट बुक को दोबारा एकदम से पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, देखिए अब 2 अप्रोचेज़ हैं, मैं इसको ज़रा प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूँ। इमेजिन करें कि आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया और फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, मे बी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब आपने इसको प्रिपेयर करना है, या कोई भी गिवन टॉपिक है, आपके इसी सब्जेक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, इसी का कोई गिवन टॉपिक है, ठीक है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपने एक्चुअली कन्वेंशनली आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये होगा ही नहीं कि एंट्री टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे अपनी आंख से, फिर पढ़ने के बाद फिर आप मे बी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे या पास क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। फिर पास क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपको समझ आएगी हो एग्जामिनर इस पर इसी तरीके से फोकस कर रहा है, फिर आप बुक को दोबारा आके पढ़ेंगे इम्तिहान की आंख से।
तो मैं ये कहता हूँ कि पहले ही रीड अगर आपकी थ्रू द आईज ऑफ द एग्जाम हो जाए तो ये बेस्ट सिचुएशन होगी। तो पहली रीड थ्रू आईज ऑफ एग्जाम देने का क्या तरीकाकार है? अब सबसे पहला काम ये करें, आप उस टॉपिक के पास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। भले आप उनके आंसर भी ना देखें, आप अपनी गलती से भी सीखें भी ना, सिर्फ इवन अगर आप क्वेश्चंस को रीड ही कर लेना, तो इवन क्वेश्चंस को रीड करने से क्या होगा, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि इस टॉपिक में से एग्जाम इस तरीके से फोकस करता है या एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सो हर टॉपिक के अंदर से ना क्वेश्चन पूछने के एंगल्स होते हैं। मे बी एक टॉपिक में से सिर्फ 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में से 6 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर वो एंगल्स आपके समझ में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप बुक पढ़ते हुए उन सारे एंगल्स पे काम कर जाते हैं। सो अगर पास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, आप टेक्स्ट बुक को इम्तिहान की आंख से पढ़ेंगे, आपकी आंखों को कैसा चश्मा लगा होगा जिसके थ्रू आपको टेक्स्ट बुक में आपका अपकमिंग एग्जाम नजर आ रहा होगा, यार यहाँ से ऐसे सवाल आना है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पिवटल स्टेप है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इवन द मोस्ट मिस्ड स्टेप भी है। बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते, या तो पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिरे से नहीं करते, या सारी मेहनत करने के बाद एंड में जाके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, याद रखना कि पास क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी तैयारी अकॉर्डिंगली हो सके। अगर आपने तैयारी पहले अपनी आंख से कर ली, अपनी मर्जी से कर ली, और बाद में आपने इवैल्यूएट करने के लिए पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो आपकी प्रिपरेशन तो अपग्रेड ना हुई, और हमारा असल मकसद अपने आप को खुश करने से ज्यादा अपनी एक्चुअली तैयारी को कैरी करना है। ठीक है, सो अगर पास क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 50 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके 40 भी गलत हो गए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि गलत कर लिए अच्छा हुआ। आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। फिर जब आप दोबारा टेक्स्ट बुक को पढ़ के अब पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अब मे बी आप सारे ठीक करेंगे। सो इस तरह से आपकी जो प्रेपरेशन है वो कैलिब्रेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की विद द रियल एग्जाम। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। It takes me to tip number 6. While studying physical chemistry, focus on book lines, book concepts and numericals. जब आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होंगे, आपने एक तो बुक की लाइंस पे फोकस करना है, क्योंकि बुक लाइन से एज सच उठ के क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं। सेकेंडली, ऑफ कोर्स आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, एंड थर्डली आपने न्यूमेरिकल्स पे लाजमी फोकस करना है, क्योंकि बड़ी दफ़ा न्यूमेरिकल्स को ही किसी न किसी तरीके से अल्टर करके या उनका कोई शॉर्ट पार्ट उठा के एमसीक्यूज जनरेट करके आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। सो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आप लाजमी फोकस करें इसको फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते हुए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 7. While studying the inorganic chemistry, focus on the trends in the periodic table. So ये एक अहम तरीन बात है कि आपने जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है तो पीरियोडिक टेबल में आपने ट्रेंड्स पे फोकस करना है। लाइक माइंड में पक्की आपने अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है, बल्कि कोरिलेट करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को देखें कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का क्या ट्रेंड है, और टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड है इसका, और टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। सो सारे के सारे जो की ट्रेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस है एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, इन सारे के सारे ट्रेंड्स को आपने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना है, और इन सबको अगर आप ग्रुप करके करेंगे, इकट्ठा कोरिलेट करके करेंगे, तो ये बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे, राइट। सो ट्रेंड्स पे मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर पे यू शुड हैव अ गुड ग्रास्प ऑन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस की कंडीशंस पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इससे क्या मुराद है, लाइक कितने टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, कौन सा कैटलिस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, वगैरह वगैरह, राइट। सो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हुए इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन जस्ट टू समराइज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हुए trends of the periodic table and secondly conditions of the reactions, they are extremely important. And of course already जैसे मैंने mention किया कि having a good grasp on the periodic table, it's very important, right? So periodic table को बहुत अच्छे से different एंगल से प्रिपेयर कर लें, ये आपको एग्जाम में really help करेगा। It takes me to tip number 8. Organic chemistry is the highest yield from the examination point of view. ये हाईएस्ट यील्ड एरिया है, यानी कि ये हाई यील्ड एरिया मैं उस एरिया को कहता हूँ जो कि थोड़ी सी एफर्ट लेके आपको मार्क्स बहुत दे जाता है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से अप्रोच करें, सही तरीके से अगर आप इसको कैरी करें, राइट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईएस्ट यील्ड एरिया है, एंड व्हाइल स्टडीइंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स।
सो आपने एक तो रिएक्शंस के बेसिक प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है और उनकी एग्जांपल्स पे भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल डिहाइड्रेशन से जैसे एल्कीन ने बनना है एंड इवन कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस। सो इसके ऊपर भी आपने कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस पे भी फोकस करना है, राइट। सो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन 3 चीज़ों पे फोकस करना है? नंबर 1 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस, नंबर 2 उनकी एग्जांपल्स डिफरेंट रिएक्शंस की, एंड नंबर 3 कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस। मेन जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड आएंगे एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप नंबर 9। केमिस्ट्री की एंट्री टेस्ट की तैयारी को लेके अगर एक अहम तरीन टिप मैं आपको दे सकता हूँ तो वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, राइट। सो एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अटेम्प्ट ऑल द एमसीक्यूज इन टॉप ग्रेड ऐप। हज़ारों एमसीक्यूज ऐप में दिए गए हैं केमिस्ट्री के सारे अटेम्प्ट करें। पहले पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर जो जनरल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं उन सबको भी अटेम्प्ट करें, और जौन से भी सवाल आपके गलत हों उन गलत सवालों की एक्सप्लेनेशन पढ़ के उनसे आप सीख लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसमें आप ये कह लें कि गुड फ्यू थाउजेंड क्वेश्चंस का पूल ऐप के अंदर मौजूद है। अगर आप उन सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, इंशाल्लाह आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाएंगे। सो अगर आप कहना इतनी सारी टिप्स मैं आपको ना दूं केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए, जस्ट एक ही टिप दे दूं तो वो टिप है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। और आपका तकरीबन, मैं ये समझता हूं कि आपका तकरीबन 60 to 70% जो टाइम है वो एज फार एज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, राइट। सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के थ्रू जो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करते हुए जो भी आप सीखेंगे उसने आपको एग्जाम में ज़्यादा पेबैक करना है। ऑलराइट, and now let's talk about tip number 10. Giving a quick read to the glossary at the end of the textbook is worth it. अब टेक्स्ट बुक के एंड पे ग्लॉसरी दी हुई है और ग्लॉसरी में सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। सो अगर तो आप ग्लॉसरी को रीडिंग देते हैं, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही दफ़ा आपके ब्रेन से गुजरेगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आपस में कोरिलेट हो जाएंगी। सेकेंडली, ग्लॉसरी में से बड़ी दफ़ा एग्जामिनर्स डायरेक्टली क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक वो कोई किसी भी टर्म की कोई स्टेटमेंट उठा के या डिस्क्रिप्शन उठा के उसको वो क्वेश्चन का स्टेम बना देंगे और उसके बाद फिर दूसरी टर्म्स को उठा के उसके वो ऑप्शंस बना देंगे, राइट। तो अगर आप ग्लॉसरी के थ्रू गए होंगे तो उस वर्डिंग के साथ आप फैमिलियर होंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने के जो ऑड्स हैं वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएंगे। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये जस्ट इट्स मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, कोई 2-4 घंटे लगा के अगर आप ग्लॉसरी को रीड एक दे दें, क्विक रीड दे दें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट the tips to score 100% marks in chemistry. Hope to see you soon in another video. Allah Hafiz.